Good evening, everyone. So, as we have covered the important topics of pragmatics, which are most likely to come in the NET examination, now let's just move to the previous year questions based on those topics only. So, let's just start with the very first question, which is a match the following question, in which we have to match the items in the list 1 to the list 2. This question is based on the maxims of conversation which we have studied earlier, and this question was asked in June 2019. The maximum of, so let's just look at the A option, that is the maximum of quantity. So what does maximum of quantity says? That be as informative as possible. Do not state less information or do not state more information than required. Okay, so A goes to the third one, that is be informative. Now let's look at the B1, that is maximum of quality. So maximum of quality says कि make your contribution that is true. So हमारे क्वालिटी कब ख़राब होती है कन्वर्जेशन की? जब हम फॉल्स स्टेट करते हैं. एंड अच्छी कब होगी? जब हम सच बोलेंगे. सो मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी इज मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज ट्रू. नाउ लेट्स लुक एट द मैक्सिमम ऑफ रेलिवेंस. ये तो डायरेक्टली हमारा है कि बी रेलिवेंट टू व्हाट यू आर सेइंग. And the D is maximum of manner, which is our manner should be perspicuous, that is our manner should be clear. Okay, so the answer to this question is 2. Now let's just move to the second option. So which one of the following concerns the ways in which languages encodes features of the context of utterance or speech event? ये इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, हमसे पूछा जा रहा है जिसमें से लैंग्वेज इनकोड करती है अटरेंस के कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो लैंग्वेज इनकोड करती है, लैंग्वेज उसके तरीके बताती है. सो राइट आंसर इज द डाइक्सिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस. Now the third question is when an interrogative structure such as did you, are they, can we is used with the function of a question, it is described as a. हमें ये बताना है कि कौन सा स्पीच एक्ट है. तो हमने स्पीच एक्ट पढ़ रखे. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट हमने पढ़ा था कि अगर जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का या किसी भी चीज़ का अटरेंस का जो स्ट्रक्चर है वो जिस काम के लिए इस्तेमाल होता है अगर वही काम करता है तो डायरेक्ट स्पीच एक्ट होता है. अगर अटरेंस का स्ट्रक्चर या फॉर्म अटरेंस की दूसरा काम करता है जिसके लिए वो इस्तेमाल होता है वो नहीं करता बल्कि उसके अलावा दूसरा काम करता है तो वो इनडायरेक्ट होता है. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म है, इंटेरोगेशन के लिए हमारा क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है. तो ये पूछा जा रहा है कि अगर ऐसी अटरेंसेस जैसे कि इंटेरोगेशन की क्या कौन सा फंक्शन करती हैं, क्वेश्चन का ही फंक्शन करती हैं, तो वो कौन सा स्पीच एक्ट होगा. जो कि एकदम क्लियर आंसर है कि इसका डायरेक्ट स्पीच एक्ट होगा क्योंकि वही काम के लिए यूज़ हो रही है जिसलिए ये यूज़ होती हैं. अगर ये आंसर होता कि ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट के फंक्शन के लिए यूज़ हो रहा है तो कौन सा स्पीच एक्ट होता, तो तब इसका आंसर होता इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट. आई होप दिस इज वेरी इजी एंड दिस हैज़ बिकम क्लियर टू यू. Now let's just move to the fourth question, which is also match the following question, is in which we have to match the items in the list 1 to the list 2. तो इसमें types of डाइक्सिस दिए गए हैं जो हम पढ़ चुके हैं और उसे हमें उसके एग्जाम्पल से मैच करना है जिसमें कौन सा एग्जाम्पल यूज़ हो रहा है वो कौन सी डाइक्सिस से मिलता है. तो स्पेशल डाइक्सिस जैसे कि हमें पता है स्पेस से रिलेटेड होता है, लोकेशन से रिलेटेड होता है. सो स्पेशल डाइक्सिस द आंसर विल बी कम फास्ट. आप उसे स्पेस में बुला रहे हैं, लोकेशन पे बुला रहे हैं, तो कम विल बी द स्पेशल डाइक्सिस. ओके, सो सिमिलरली टेम्पोरल डाइक्सिस, टेम्पोरल रिलेटेड टू टाइम, तो टेम्पोरल डाइक्सिस विल बी फोर्थ विच इज सी यू टुमारो. तो टाइम कौन सा हमारा पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर कौन सा है टाइम का, टुमारो. सिमिलरली सी है हमारा पर्सन डाइक्सिस, तो पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा वो उसमें हमारा पर्सन डाइक्सिस होगा. तो इट विल बी फर्स्ट वन विच इज आई विल कम. आई विल बी पॉइंटिंग टू अ पर्सन हेयर. अब हमने डिस्कोर्स डाइक्सिस नहीं पढ़ा था तो मगर हम फिर भी कर सकते हैं. मैच द फॉलोइंग में एक यही बेनिफिट होता है कि अगर हमने बाकी पढ़ रखे और एक नहीं कराए तब भी वी कैन डू दिस नाउ कि डिस्कोर्स डाइक्सिस विल बी द सेकेंड वन, दैट इज देन आई स्पोक टू हर. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2.
Now let's just read discourse deixis also. So it refers to the use of expressions within an utterance to refer to parts of the discourse that contain the utterance. ये उसी अटरेंस में ही पॉइंट करता है चीज़ को, किसी बाहर की चीज़ को पॉइंट नहीं करता है. जैसे हम बाकी अदर डायक्सिस में क्या करते हैं, स्पेशियल डायक्सिस है तो बाहर की डायक्सिस को पॉइंट कर रहा है, बाहर की स्पेस. टेम्पोरल डायक्सिस तो एनी अदर टाइम जो उस डिस्कोर्स में मौजूद नहीं है. मगर ये डिस्कोर्स डायक्सिस ऐसा होता है, इसे टेक्स्ट डायक्सिस भी कहते हैं, जो उसी अटरेंस में ही एक दूसरा अटरेंस होता है जिसे वो पॉइंट करता है. जैसे यहाँ पे आप देखिए कि दिस इज़ अ ग्रेट स्टोरी, तो यहाँ पे दिस जो है किसे पॉइंट कर रहा है, ग्रेट स्टोरी को. सो यहीं पे ही ये पॉइंटर है. इसी तरीके से जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था डिस्कोर्स डायक्सिस में, जैसे कि देन आई स्पोक टू हर, तो आई किसे पॉइंट कर रहा है, हर को पॉइंट कर रहा है. तो ये हो गया डिस्कोर्स डायक्सिस, मतलब उसी अटरेंस में पॉइंटर भी मौजूद होता है. लेट्स जस्ट मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. ये तो एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आई, यू, नाउ, देयर, दैट एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच एक्सप्रेशन. वी ऑल नो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायक्टिक एक्सप्रेशंस. ओके, now let's just see the question number 6. As you can see, it is also based on Grecian maxim. So every year one question has been asked either from Grecian maxims or from deixis or from speech-act theory. So all the topics which I have covered in pragmatics are equally important. Now let's just see question number 6. It says that Grice's maxims are idealized and often violated in common practice. The maxim avoid obscurity of expression falls under the category of. So direct statement has been given here and we just have to tell which maxim says this. Okay, so as we know, option number A, which is maxim of quantity, says that be as informative as required, and B says B is about quality, that is be truthful to what you say and do not state false statements. And the option C is maxim of manner, which says be clear in what you are saying. There should be clarity, and clarity can be achieved through avoiding obscurity of expression. So clearly we can see the C option is the correct answer for question number 6. Now let's just read the question number 7 out. It is based on the assertion. Assertions basically statements होते हैं in which we have to tell whether these statements are correct or incorrect, or whether only the first one is correct or the second one is incorrect, or vice versa. Okay, so ये हमारा जुलाई 2016 में क्वेश्चन आया था and it is based on deixis. Let's read the assertion 1 out. Deixis subsumes those features of language which refer directly to the personal, temporal or locational characteristics of the situation within an utterance takes place. तो हम बिल्कुल ये पढ़ चुके हैं कि डाइक्सिस इन्हीं चीज़ों को पॉइंट करती है टू द पर्सनल, टेम्पोरल और लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को. तो द assertion first is correct. The second says, notion of deixis has proved fruitful in language acquisition studies where researchers view its acquisition or learning by children as a significant feature of early language development. So this one is also correct. So here the option A is correct, which is both first and second are correct. इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये होती है कि जो असर्शन के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे बुक से लिए गए स्टेटमेंट्स होते हैं, तो ज़्यादातर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो लिए हुए होते हैं, और ज़्यादातर के आंसर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट होता है. ये ट्रिक सिर्फ तब के लिए है जब आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, अदरवाइज़ ये पूरी तरीके से नॉलेज बेस्ड होते हैं इन विच आपकी अपनी खुद की नॉलेज बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. So speech-act theory was originally proposed by which scholar? So direct question पूछा गया है कि speech-act theory का proponent कौन है. speech-act theory के proponent है J.L. Austin. इसमें कोई भी confusion नहीं होना चाहिए. अब मैंने अपनी PPTs में भी बता दिया है कि speech-act theory के proponent कौन थे. So the option D is the correct answer. The question number 9 is conversational maxims were originally proposed by. ये तो हमें पता ही है कि कन्वर्जेशनल मैक्सिम्स को हम ग्रीसियन मैक्सिम्स भी कहते हैं. तो कन्वर्जेशनल मैक्सिम्स वर प्रपोज्ड बाय ग्राइस, which is option number C. Now let's just quickly move to the question number 10, which is the last question.
It says, in conversation, according to Grice, where one tries to be truthful and does not give an information that is false or that is not supported by evidence. ये क्वेश्चन तो हम इसका आंसर मैंने इसी वीडियो में 2-3 बार बोल दिया है कि ट्रूथफुल होना चाहिए. तो ट्रूथफुल कब होगा? जब हम मैक्सिमम क्वालिटी को सपोर्ट करेंगे, जब क्वालिटी हम ख़राब नहीं करेंगे झूठ बोलकर. तो इसका डायरेक्ट आंसर इसे हमें याद रखना है कि मैक्सिमम क्वालिटी सेज टू बी ट्रूथफुल एंड टू से स्टेटमेंट्स दैट आर फुल ऑफ एविडेंस और दैट आर सपोर्टेड बाय एविडेंस. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. So with this previous year question series, we have successfully wind up the pragmatics and one part of unit 5, that is pragmatics. The other part, that is semantics, we will do it later, and before that we will do unit 1, which is language and linguistics. So keep connected with the channel and be subscribed to the channel. Thank you so much.